नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 25 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आपके सामने रख देता हूँ। 30 अप्रैल 1996 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह 3:30 और जन्म का स्थान है छत्तीसगढ़। प्रश्नों की बात की जाए तो मुख्य प्रश्न विवाह से ही जुड़े हुए हैं कि विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, लव मैरिज होगा या अरेंज, डिवोर्स के क्या योग हैं कुंडली में, ऐसा कुछ दिख रहा है। सेकंड मैरिज के बारे में भी पूछा गया है। तो विवाह के ऊपर ही इनके सारे प्रश्न हैं और विवाह के बारे में विस्तार से ये जानना चाहते हैं। मीन लगन की कुंडली बनती है, 12 नंबर से कुंडली शुरू होती है। मीन लगन की पत्रिका बन जाती है। चंद्रमा देवता देखें तो कन्या राशि में जाकर के विराजमान है। तो मीन लग्न एवं कन्या राशि की कुंडली इस जातिका की बनती है। एक एक करके ग्रहों के ऊपर जाने से पहले कुंडली के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं पहले बताना चाहता हूं। जिनकी ये कुंडली है समझदार होंगी, बुद्धिमान होंगी, करियर में प्रगति दिखती है, अच्छी प्रगति दिखती है और शिक्षा से जुड़ा हुआ करियर यदि बनता है, कंसल्टेशन से शिक्षा से जुड़ा करियर बनता है तो फायदेमंद रहेगा, अच्छा रहेगा करियर। प्रेम विवाह के योग कुंडली में मौजूद है। शनि की वजह से विवाह में विलंब दिखता है और थोड़ी परेशानी भी दिखती है। पति दिखने में अच्छे होंगे, जो पार्टनर होंगे पढ़े लिखे होंगे, दिखने में अच्छे होंगे। संतान प्राप्ति के बाद आपके जीवन में जो ग्रोथ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, ये भी नजर आ रहा है। धन के मामले में शत्रुओं से सावधान रहें और विवाह कुंडली मिलान करा के करें। अब एक एक करके हम ग्रहों को समझते हैं। लगन में शनि केतु हमें बैठे हुए दिख रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि शनि केतु योग को लगन में बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं। यहाँ पर जो शनि बैठे हुए हैं केतु के साथ, ये मीन राशि में है। देखिए, अध्यात्म के लिए, संन्यास के लिए तो ये बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी चीज़ों के लिए इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। यानी कि मेटरलिस्टिक लाइफ, वैवाहिक लाइफ, इसके लिए यहाँ पर शनि केतु का होना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इस कुंडली में शनि द्वादशेश एवं लाभेश होकर के लगन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। विरक्ति देता है शनि भी और केतु भी, और आपके लगन में आकर के ये बैठा हुआ है, डिटैचमेंट वाला ग्रह। तो यहाँ पर इनकी जो युति है ये बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है, खास करके अगर हम नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें, सामान्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर जो शनि बैठे हुए हैं लगन में, मैच्योरिटी जरूर देंगे आपको, समझदारी जरूर देंगे। चीजें डिले से घटित होंगी, आपके जीवन की जो चीजें हैं उसमें थोड़ा ये शनि डिले से आपको लाभ देंगे, देरी से आपको लाभ देंगे। धन वगैरह कमाना है तो वहां पर भी एफर्ट्स अगर आप करेंगे तो आपकी अर्निंग अच्छी होगी, ये भी दिखता है। यहां पर ये जो शनि बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि तीसरे भाव, सातवें भाव एवं 10वें भाव के ऊपर जा रही है। अब देखिए यहाँ पर शनि विवाह भाव को देख रहे हैं, विवाह भाव के स्वामी को और विवाह के कारक को भी देख रहे हैं, और करियर भाव को और करियर के स्वामी को भी देख रहे हैं। तो शनि काफी हद तक कुंडली के कई सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करने वाला ग्रह बन गया है। शनि कुंडली के कई सारे ग्रहों को इकलौते ही कंट्रोल कर रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा हम इसको नहीं बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कुंडली खराब हो गई, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बट नॉर्मली ये जो है इसको बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये मीन लगन की कुंडली है। तुला लगन की होती तो हम ऐसा नहीं कहते, हम कहते ये अच्छा है। केतु लगन में बैठे हुए, फिर से वही डिटैचमेंट वाला ग्रह है, लगन में आकर के बैठा हुआ है, और बैठा किसके घर में है तो वो गुरु के घर में बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है। तो थोड़ा अध्यात्म और उन सब चीजों में आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। ध्यान, मेडिटेशन, इन चीजों में ये आपको लाभ देगा। मैरिज के ऊपर जब चलेंगे तो हम समझेंगे इसका इफेक्ट, लेकिन हाँ, लगन में शनि केतु का होना यहाँ पर थोड़ा डिटैचमेंट दर्शा रहे हैं। दूसरे भाव की तरफ चले तो मंगल और सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल सूर्य की युति आपके वाणी भाव में हो रही है। दोनों ही अग्नि वाले ग्रह हैं, बैठे कहां है, दूसरे भाव में, अग्नि ही राशि में। तो आपकी वाणी में तेज होगा ये नजर आ रहा है। अपनी वाणी को अच्छे से इस्तेमाल करेंगी तो आप अपनी वाणी के लिए जानी जा सकती हैं। तो अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करने की जरूरत है। गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वाणी भाव के ऊपर, ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो अगर आप अपनी वाणी को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में आपको इससे बहुत फायदा मिल रहा है। अब देखिए, षष्ठेश जो सूर्य है वो जाकर के धन भाव में या दूसरे भाव में बैठे हुए उच्च के होकर के,
उच्च के होकर के सूर्य यहाँ पर बैठे हुए, शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु यहाँ पर काफ़ी बली हो गया आपकी कुंडली में। तो सूर्य यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, खास करके पारिवारिक मामलों में और धन के मामलों में। धन के मामलों में शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा आप। मंगल की बात कर ली जाए तो मंगल देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं, धनेश एवं भाग्येश होकर के मंगल धन भाव में ही बैठा हुआ है। धन के लिए स्थिति बढ़िया है, वाणी के लिए भी स्थिति बढ़िया है। यहाँ पर बैठ करके मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे, यानी कि ये भाग्य में वृद्धि करेंगे। मंगल अपने घर को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। निश्चित सी बात है, मंगल की दृष्टि शिक्षा भाव के ऊपर जाएगी तो बुद्धि को ये बली करेंगे, और अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। चोट चपेट के छोटे मोटे योग बना देते हैं वो, लेकिन चिंता करने की बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर चलते हैं। शुक्र एवं बुध यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं कुंडली के तीसरे भाव में। हालांकि इन दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लक्ष्मी नारायण योग या कृष्ण योग यहाँ पर बन रहा है। आपके हस्बैंड की पर्सनालिटी अच्छी होगी, ये यहाँ से नजर आ रहा है कि उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो, दिखने में अच्छे हो। अब बुध देखें तो आपके इस कुंडली में सप्तमेश हुए, यानी कि आपके विवाह भाव के स्वामी हुए, जाके तीसरे भाव में वो बैठे हुए हैं। देखिए, एक टिप देता हूँ आपको, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए ना हमेशा अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करें। हमेशा अपने पार्टनर के साथ हमेशा कम्युनिकेशन करें। अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन अच्छा बनाए रखना है तो कम्युनिकेशन से ही आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। तो आपस में कम्युनिकेशन हमेशा बना के रखेंगे, बेहतर रहेगा। यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं, जो कि 8th लॉर्ड भी हैं। वो तीसरे के तो स्वामी हैं ही, वो अष्टम के भी स्वामी हैं। अष्टम के स्वामी का जाकर के यहाँ पर बैठना, इसको बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। तो कुंडली मिलान करना मैरिज से पहले ज़रूरी है, लेकिन पार्टनर दिखने में अच्छा होगा, हैंडसम होगा, ये सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। इसके अलावा और समझने की कोशिश करें, हाँ, पार्टनर ज्ञानी भी होगा, ये भी दिखता है कि नॉलेज वगैरह उनके पास होगी। शुक्र भी यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। शुक्र बुध तीसरे भाव में, क्रिएटिविटी के लिए ये अच्छा है, क्रिएटिव टैलेंट के लिए, क्रिएटिव एबिलिटी के लिए ये बढ़िया है। कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी है आपके अंदर तो उसमें ये और निखार लाएगा और फायदा देगा आपको। सीधे चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर। चंद्रमा एवं राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। डिग्री वाइज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ग्रहण योग इसको हम कह सकते हैं, बट ये लूज है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रहण योग यहाँ पर नहीं है। सप्तम भाव में अब देखें तो चंद्रमा बैठे हुए, पंचमेश चंद्रमा जाकर के सप्तम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये पार्टनर वगैरह के लिए बढ़िया है, मैरिज वगैरह के लिए बढ़िया है, संतान होने के बाद ज़्यादा तरक्की जीवन में देखने को मिले, ये भी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। कम्युनिकेशन वाला फैक्टर बढ़िया रखने की आवश्यकता है, ये भी जरूरी है। राहु की बात कर ले जाए, राहु सप्तम में बैठे हुए। अब देखिए, राहु केतु एक्सिस के ऊपर लगन और सप्तम भाव है, और शनि भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स मैरिज हो या फिर अपनी पसंद का मैरिज हो, ये चार्ट से नजर आ रहा है। भले ही आप जैसे भी मैरिज करें परिवार की सहमति से करें, लेकिन ये नजर आ रहा है कि शादी जो है वो अपनी मर्जी से हो, ये नजर आ रहा है कुंडली में काफी हद तक। यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं, कई बार हम सोचते हैं कि राहु सप्तम में है तो मैरिज खराब ही करेगा, कुछ केसेस में ऐसा होता है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि राहु से ज़्यादा डैमेज अगर कोई कर सकता है तो वो शनि है। मैं दोहराता हूँ अपनी बात को, राहु से ज़्यादा कोई डैमेज कर सकता है मैरिज को तो वो शनि है। अब राहु यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे हैं, अब राहु सप्तम में बैठा और सप्तमेश को भी देख रहा है। देखिए, 7th में बैठा राहु और 7th लॉर्ड जो मरकरी है उसको भी ये राहु देख रहा है। इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। धन वगैरह मामलों के लिए राहु का यहाँ पर बैठना बढ़िया है, काम त्रिकोण में राहु बैठे हुए हैं, धन वगैरह के मामले में ये बढ़िया है, अच्छी राशि में ये बैठे हुए हैं। मैरिज सोच समझ के करें, पार्टनर सोच समझ के चूज करें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। बृहस्पति को देखते हैं, 23 डिग्री के साथ बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। हंस महापुरुष योग बना करके यहाँ पर बृहस्पति नजर आ रहे हैं हमें। लग्नेश है 10वें भाव में, स्वग्रही बैठे हुए हैं, जबरदस्त स्थिति है यहाँ पर गुरु की। करियर के लिए ये बढ़िया है, करियर अगर आप बनाना चाहती हैं तो आप बना सकती हैं। शिक्षा से ही जुड़े मामलों में ये जो गुरु हैं या कंसल्टेशन के क्षेत्र में ये जो गुरु हैं आपको अच्छा खासा लाभ देने वाले होंगे। या वैसे भी यहाँ पर करियर अच्छा नजर आ रहा है, शनि के कारण थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन करियर यहाँ पर स्टेबल नजर आ रहा है। गुरु यहाँ से बैठ करके आपके दूसरे भाव एवं छठे भाव को देखिएगा, पैसों के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है
आपको तकलीफ नहीं होने देगा, यानी पैसे आपके पास होंगे। गुरु का इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगा कि आपकी आजीविका चलती रहे, इसमें बृहस्पति आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। इसके अलावा और भी हम चीज़ें देखें तो चौथे भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये आपके सुखों के लिए, सुख के फैक्टर के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। हैप्पीनेस के फैक्टर्स के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। अपने इंटेलिजेंस से अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करें, अपनी बुद्धि लगाएं। कोई भी चीज़ बहुत हड़बड़ी में ना करें, उसके बारे में सोचें, समझें, परखें और फिर उसमें आगे बढ़ेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। जितना जीवन में ज्ञान अर्जित करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। संतान से जुड़े मामलों में आपको काफ़ी फ़ायदा दिखता है कुंडली में, कि संतान आपके लिए लकी हो, वहाँ से फ़ायदा रहे, वहाँ से आपको जीवन में सेटिस्फैक्शन मिले, ये चीज़ें चार्ट में दिखती हैं। आगे बढ़ते हैं, दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। राहु की दशा आपको चल रही है जो कि 26 जनवरी 2035 तक रहने वाली है, और राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा फिलहाल आपको चल रही है। ये एक सामान्य पीरियड दिख रहा है, करियर वगैरह से जुड़े मामलों के लिए ये समय अच्छा है। फिर राहु में शनि की अंतर्दशा आपको चलेगी जो कि 7 जनवरी 2025 तक रहने वाली है। राहु में जो शनि का पीरियड है वो थोड़ा सा टेंशन आपको दे सकता है, तो उसका ध्यान रखिए। विवाह के बारे में पूछा गया है, विवाह के योग चल रहे हैं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो जाएगा आपका, कोई बड़ी दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। विवाह के योग चल रहे हैं और ये लंबे समय तक बने हुए हैं। लव मैरिज या अरेंज मैरिज के बारे में आप जानना चाहते हैं, लव मैरिज होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है। क्या डिवोर्स के योग हैं कुंडली में? देखिए, डिवोर्स के योग है ऐसा कहना उचित नहीं होता है। थोड़ी परेशानी नज़र आ रही है, ये जरूर कह सकते हैं। एक जो मेजर और मुख्य बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा कि राहु से ज़्यादा शनि जो है वो हर प्रकार से आपके मैरिज को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है, आपके जीवन को प्रभावित करता हुआ नज़र आ रहा है, और राहु भी कुछ हद तक आपके मैरिज को प्रभावित कर रहा है। इसी राहु और शनि की दशा आने वाली है आपको अगले वर्ष मार्च से, और वो लगभग जो है आपको 7 जनवरी 2025 तक रहेगी। तो वो करीब 2 साल 10 महीने का जो समय है वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है फॉर मैरिज, मतलब मैरिड लाइफ ये कहना चाहिए मुझे। फॉर मैरिड लाइफ वहाँ पे थोड़े टेंशन्स और वो चीज़ें हो सकती हैं, और आपका भी मन परेशान रहे, ये भी दिखता है चार्ट से। तो डिवोर्स हो ही जाएगा, या डिवोर्स के योग हैं, या मैं बोल दूं या किसी ने लिख के दे दिया कि डिवोर्स हो ही जाएगा, ये उचित नहीं है कहना। ये कहना उचित नहीं है। आज से अगर हम 20-30 साल पहले जाएं तो डिवोर्स के केसेस बहुत कम होते थे। 40 साल पहले बहुत कम होते थे, 50-60 साल पहले होते ही नहीं थे। तो डिपेंड करता है कि दशा, मैं वही कह रहा हूँ आपको, मेन चीज़ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो दशा है ना राहु में शनि की, ये थोड़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है। सेकेंड मैरिज के बारे में आपने पूछा है, मैं वही बोलूँगा, अभी इन चीज़ों के ऊपर मत फोकस करिए। मैं बोल दूँ फिर ये मन में एक और भय हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि सेकेंड मैरिज, अभी आपने पहला भी नहीं किया है। ईश्वर करे कि एक ही मैरिज आप करें और वो हमेशा अच्छी रहे आपके लिए। तो अभी सेकेंड मैरिज और उन सब चीज़ों के ऊपर आप मत पड़िए, फर्स्ट मैरिज के ऊपर ही ध्यान दीजिए और सोच समझ करके विवाह करिए, पार्टनर अच्छे से चूज़ करिए, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। परेशानी दिखती है थोड़ी बहुत। नवांशा पे हम चलते हैं तो नवांशा आपका जो है D9 चार्ट वो 5 नंबर से शुरू हो रहा है, यानी कि वो सिंह लग्न का बन जाता है। लगन में सूर्य बैठे हैं, चौथे में गुरु बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं शनि की राशि में और राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मैरिज से धन लाभ भी दिख रहा है D9 चार्ट में, और मैरिज वहां पर काफी बेहतर नजर आ रहा है आपका। D9 चार्ट फाइनल चार्ट होता है फॉर मैरिज, समझिएगा मेरी बात को। D9 चार्ट ज्यादा मायने रखता है विवाह के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो राशि चार्ट हमारे सामने है ये मायने नहीं रखता है, बट हम जब डिविजनल चार्ट्स में जाते हैं, खास करके जब हम D9 चार्ट की बात करते हैं, तो वो मैरिज के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताता है। वो चार्ट आपका काफ़ी बेहतर दिख रहा है मुझे, वो चार्ट काफ़ी बेहतर दिख रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मन में ये बिठा करके ना रखें कि मेरी तो पहली मैरिज खराब ही होने वाली है। ऐसा सोचना या ऐसा किसी ने कह दिया है तो ये उचित नहीं है। तो आपका जो D9 चार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ मैरिज। राशि परिवर्तन होना वहाँ पर इस बात को दर्शा रहा है कि फ़ायदा, फाइनेंशियल थोड़ा सा फ़ायदा वगैरह भी वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा।
विवाह का सुख भी है चार्ट में, तो किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो समस्या अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा राहु में जो शनि की अंतर्दशा आ रही है वो पीरियड मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। ये मेरा कंसर्न है कुंडली को देखने के बाद। ये मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही रहेगा कि राहु में जो शनि का पीरियड है वो अच्छे से निकल जाता है अगर, तो फिर आगे इतनी परेशानी मुझे नज़र नहीं आती। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। आपने और कुछ ज़्यादा पूछा नहीं है, उपाय दे देता हूँ। मैं 2 उपाय दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इन उपायों को करेंगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है 1 माला प्रतिदिन। दूसरा उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रतिदिन और लक्ष्मी नारायण की इकट्ठी पूजा करें। कोई भी मंत्र आप उठा लें, नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर लीजिए और वहीं पर माता लक्ष्मी को भी प्रणाम कर लीजिए इकट्ठे। तो इससे काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि जीवन में आपकी परेशानियां कम होंगी, इवन मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। कोशिश करिए, आप इन उपायों को करिए, ईश्वर ने चाहा तो सब बेहतर रहेगा, विवाह भी अच्छे से होगा और वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये 2 छोटे से उपाय मैंने आपको दिए हैं। समय लगेगा, हो सकता है कि इस करने में आपको 20-25 मिनट का समय लग जाए प्रतिदिन, लेकिन ये करेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 25 वर्ष युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।